जय हिंद साथियों, View90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद मैंने 2 वीडियोस बनाए थे और मैंने आपको बताया था कि एग्जिट पोल के नतीजों को दिमाग से एग्जिट कीजिए। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्टली ये गोदी मीडिया का झोल है। जो बिल्कुल आज के जो परिणाम आए हैं उसमें आपको उसकी एक वानगी नहीं, बिल्कुल उसका अक्स दिखाई दिया है। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। एग्जिट पोल पूरी तरह से धराशायी हुए हैं और आज वो तमाम मीडिया घराने शायद आत्मग्लानि महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने उस तरह के एग्जिट पोल दिखाए थे जिसका हकीकत से, जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और साथियों, एक और बात मैंने आपसे कही थी कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और निश्चित रूप से अगर इंडिया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को 10-12 सीटों की ज़रूरत पड़ी और नीतीश कुमार अगर आपको लाल किले पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नज़र आए, मान लीजिए कि वो 15 अगस्त को अगर आपको प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराते नज़र आए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आज वो तस्वीर बिल्कुल साफ़ होती दिखाई दे रही है कि इंडिया अलायंस जो है इस वक्त, जो डेटा मेरे पास है, बीजेपी 240 सीटों के रुझान पर आगे चल रही है, जिसमें 176 के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। कांग्रेस जो है वो 71 सीटें जीत चुकी है और 28 पर कांग्रेस लीड कर रही है। अगर हम टोटल जो मीडिया के आंकड़े हैं वो अभी हम उनको अगर देखें, काउंटिंग अभी जारी है। फाइनल आंकड़े 543 सीटों के नहीं आए हैं सामने, लेकिन एनडीए जो है वो, नरेंद्र मोदी जी का एनडीए जो है वो 265 से 70 के बीच में है और इंडिया गठबंधन जो है वो 255 से 60 के बीच में है। बहुत ज़्यादा का अंतर, बहुत ज़्यादा का फ़र्क दोनों गठबंधनों के बीच में नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आज निश्चित रूप से नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है सरकार बनाने को लेकर के। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो जनादेश आज आया है, जो रुझानों से स्पष्ट है और नतीजों में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है एक के बाद एक, ये स्पष्ट रूप से अहंकार के खिलाफ जनादेश है। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जनादेश है जो अति आत्ममुग्ध व्यक्ति है, जिसे अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, अपने सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। एक शेर है, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। और ये शेर मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बिल्कुल फिट और सटीक बैठता है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में लोग सिर्फ उन्हीं को सुनते हैं, उन्हीं को समझते हैं। आज मीडिया के द्वारा जो प्रायोजित वो तिलिस्म था कि मीडिया ने आज इस दौर में 2014 से लेकर 2024 के पिछले 10 वर्षों में उनको परमात्मा के स्तर तक पहुंचा दिया था। और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने तो उनको देवताओं का देवता तक कह दिया था। उनकी जो एक छवि बनाई गई थी कि वो एक अजय छवि है, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता है। और अब तो वो खुद कह रहे थे कि वो बायोलॉजिकल मटेरियल नहीं है, उनको परमात्मा ने भेजा है। और 2047 तक के लिए परमात्मा ने उनको एक मिशन पे लगाया है। आज दरअसल इन तमाम जो बड़बोलापन है, अहंकार है, गुरूर है, घमंड है, उन सब की हार हुई है और जनता ने उनको बता दिया है कि इस देश के चुनाव मुद्दों पर होंगे, इस देश के चुनाव जनता के सवालों पर होंगे, इस देश के चुनाव रोटी और रोज़गार के सवाल पर होंगे। ये जनता का बहुत स्पष्ट जनादेश है आज का। ये जनादेश भाजपा के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है। ये जनादेश विपक्ष के पक्ष में तो जाता हुआ अभी तक नहीं दिखता है, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जनादेश एक मजबूत विपक्ष के लिए तो निश्चित रूप से है कि जनता ने विपक्ष को एक मजबूत जनादेश दिया है कि अगर आपको विपक्ष में भी बैठने का मौका मिले तो आप सरकार की नीतियों पर, जो जन विरोधी नीतियां हैं, पूंजीवादी समर्थक नीतियां हैं, उन पर आपको लगाम लगाने की शक्ति जनता ने दी है अपने मताधिकार के माध्यम से। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मेरे सहयोगी, जो मेरे टीम मेंबर हैं, View90 के सहयोगी हैं हमारे, बहुत शुरू से जो है हम लोगों ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। फरमान खान, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत अच्छी समझ रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं। तो आज भारत की जो राजनीति है, भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, हम फरमान से उस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम विमर्श के लिए एक साथ बैठे हैं। फरमान, क्या लगता है तुमको इन नतीजों को देख करके? क्या लग रहा है तुमको? क्या एग्जिट पोल ने जिस तरह की एंजाइटी पैदा की थी इस देश के संविधान प्रेमियों के दिल में, लोकतंत्र की जो रक्षा करना चाहते हैं, एक परेशानी का माहौल था उस एग्जिट पोल को देखने के बाद, आज जो नतीजे आए हैं, जो वास्तविक परिणाम आते हुए दिख रहे हैं और जो रुझान दिख रहे हैं, उसके बाद बतौर भारतीय नागरिक तुमको कैसा लग रहा है? देखिए फरज शकीब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया
कि 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद आप रिज़ल्ट के बाद अभी बात करने आए हैं, और ऐसे दौर में बात करना और निष्पक्ष होकर के बात करना जहां भारत में समझिए कि जो स्वतंत्र मीडिया है वो पूरी तरीके से नज़ारत हो गई है। जहां तक आप बात कर रहे हैं एग्ज़िट पोल की आपने बात की है, तो हमने ये बात कल भी कुछ इन्हीं लोगों से कहा था कि हमें एग्ज़िट पोल पे नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल पे विश्वास रखना चाहिए। एग्जैक्ट। और आपको पता है कि अभी जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत का जो पोजीशन है 159वां है, मीडिया का जो पोजीशन है। यस, भारत की मीडिया का जो पोजीशन, भारत का जो मीडिया है। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत की पोजीशन 159 वो टर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका इन जैसे कंट्री से भी हम पीछे आ गए हैं। तो वहाँ पे मीडिया की जो जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल जो आता है वो मीडिया न्यूज एजेंसी के थ्रू आता है जी। तो एग्जिट पोल बहुत विश्वसनीय नहीं होता है। और अभी जो गोदी मीडिया है, जो मीडिया तो समझिए भारत में नहीं है, आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो न्यूज़ एजेंसी थी उसको गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट से जो अलाइन जो बड़े कॉरपोरेट हैं उन्होंने उसको ओवरटेक कर लिया है। तो हम इसका बहुत विश्वास नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने रिजल्ट्स की बात की, देखिए तो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे लिए तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही जो लोक नीति के जो डायरेक्टर है संजय कुमार, उन्होंने कहा था कि एनडीए की जो सहयोगी दल है उसको तो इसमें फ़ायदा होने जा रहा है, लेकिन एनडीए को लॉस हो रहा है। अभी जब मैं आपको करंट डेटा अगर देख के बता पा रहा हूँ सही से, तो भारतीय जनता पार्टी को अभी 44 सीटों का नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान पिछले चुनाव अच्छा, आपने जो बात की, देखिए इस चुनाव में दो बहुत खास बात रहा पूरे चुनाव को जिन लोगों ने कवर किया था, जैसे कि आपके एक हैं योगेंद्र यादव जो बहुत चर्चित साइकोलॉजिस्ट हैं और अभी वो बहुत सारे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ भी थे, और इन लोगों ने तरह के बात किया। तो दो मुद्दे जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, इस तरह के जो राजनीतिक विश्लेषक के दो मुद्दे बड़े हावी रहेंगे भारत की 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। एक तो राम मंदिर का मुद्दा जो बहुत ज़्यादा हावी रहेगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा, और दूसरा मुद्दा था कि रोजगार का, बीजेपी के विकास का। तो अभी जो मुद्दा था, ये जो लोकसभा का इलेक्शन था, इन मुद्दों से खाली था। मंदिर पे किसी ने वोट नहीं किया। अगर मंदिर पे वोट करता तो अयोध्या फैजाबाद का जो भी सीट था वो बीजेपी लल्लू सिंह वो हार नहीं, 50,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव। अच्छा, ये बीजेपी के लिए आप एक तरह से कह लीजिए, बीजेपी के लिए एक तरह से राजनीतिक और नैतिक हार हुई है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की हार है जी, मोदी की हार है, नरेंद्र मोदी की हार है। अभी आप जो फरमान में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपने कहा कि लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत हावी रहेगा और नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है बहुत हावी रहेगी, लेकिन अभी आप उसके साथ साथ जो है CSDS के सर्वे का भी जिक्र किया है, जो कल जो पोस्ट पोल सर्वे संजय कुमार जी ने दिए हैं, उसी CSDS ने चुनाव शुरू होने से पहले एक सर्वे दिया था मुद्दों को लेकर के, और उसमें उस सर्वे में उन लोगों ने बहुत स्पष्ट किया था कि महंगाई और रोजगार के जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव पर हावी रहेंगे, और तकरीबन 50% जो मुद्दों का जो प्रतिशत होगा, 50% जो मुद्दा होगा वो रोजगार और महंगाई को लेकर के होगा, जो आज आपको नतीजों में दिख रहा है कि जनता ने महंगाई को एक मुद्दा बनाया, रोजगार को एक मुद्दा बनाया है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जनता ने जिस तरह का वोटिंग पैटर्न अपनाया, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों मुद्दे हावी रहे हैं, और भाजपा का जो एक उन्मादी हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बिल्कुल धराशायी होता हुआ दिखा है। अगर वो वैसा नहीं होता तो निश्चित रूप से नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल आसपास आपको नजर आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा। अच्छा, आप देखिए मोदी का जो एक इमेज था कि मोदी जो अनबिलीवेबल है, अपराधी हैं, उनको विजयी हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, ये चीज भी अब धराशायी हो गया, क्योंकि मोदी जो अभी आप जिस सीट से जीते हैं वो वाराणसी से थर्ड टर्म में, तो वो बहुत ज्यादा ह्यूज मार्जिन से नहीं जीते, 1,56,000 के समथिंग से जीते हैं जी। तो ये अपने आप में भी भाजपा, तो अब जो भी हो सरकार वो बना ले, गठबंधन से करके वो बना ले, लेकिन भाजपा की जो थिंक टैंक है, तो पोस्ट पोल जो एनालिसिस करेगा वो इस बात को सोचेगा कि आया जो ये चुनाव में हमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, ये मोदी के व्यक्तिगत छवि की वजह से हुआ है, क्योंकि मोदी जी का भी जो पूरे चुनाव में, आप सभाओं में, भाषण में जो उनका बड़बोलापन, जो उनका कट्टरता, जो उनका नफरती भाषण था, तो ये चीज जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा, बैकफायर करती रही है व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी से। तो आप देखिए, अच्छा दूसरी बात आप देखिए कि जो अभी जो विपक्ष ने जो गेन किया है, कांग्रेस ने जो व्यक्तिगत से, और भी जो इंडिया अलायंस ने, तो ये कोई किसी पार्टी का अपना कोई ये नहीं है, इसमें
करामत नहीं है, ये निरा उन्होंने जनता के मुद्दों को रोड पर लिया, सड़क पर उठाया। जैसे भारत जोड़ो यात्रा, जी ठीक है, अभी फिर बिहार में जो तेजस्वी यादव ने जो रोजगार के मुद्दे को जो बनाया, तो ये मुद्दा लोगों को अपीलिंग किया। और जो भी अभी इंडिया अलायंस ने जो भी सीट लाया है या जिस पे अभी वो लीडिंग कर रहे हैं, तो ये निरा जनता के मुद्दा है। और जनता ने इस पे अपना जो भी बहुमत हुआ उसको आप दिए, बाकी अब देखिए क्या होता है। देखिए, ये जैसे आपने नरेंद्र मोदी की छवि की बात की, और जो कॉरपोरेट मीडिया है पूरे 10 सालों से एक व्यक्ति को पप्पू साबित करने में लगा हुआ था। वो व्यक्ति 2 जगह से चुनाव जीता है, राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव जीते हैं, वायनाड से भी जीते हैं और रायबरेली से भी चुनाव जीते हैं, और उनका दोनों सीटों पर जो जीत का मार्जिन है वो लगभग 4 लाख का मार्जिन है, और नरेंद्र मोदी बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत पाए हैं। तो जिस व्यक्ति को मीडिया करिश्माई व्यक्ति बताता था, परमात्मा का अवतार बताने में मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो उसकी ज़मीनी हकीकत आज यहाँ आ गई है। एक और ख़ास बात मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ फरमान साहब, कि विपक्ष का जो मोराल डाउन था पिछले 10 सालों से, वो निश्चित रूप से इस रिजल्ट को के आने के बाद निश्चित रूप से बहुत हाई हुआ होगा। दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षत्रिय छत्रप जो हैं, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा कि रिजल्ट को आने से के बाद नहीं, बल्कि विपक्ष का जो मोराल जो अप हुआ है, ये जब उन्होंने जब यात्रा निकाले थे, जब वो राहुल गांधी या इस तरीके के और जो दूसरे लोग थे, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जब जुड़े, तो पब्लिक का जो रोड पर जो रिस्पांस था ना, रोड पर रिस्पांस था, वहीं से मोराल बहुत अप हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही नतीजा है कि उनका कोई, आप देखें कांग्रेस पार्टी के अगर बिहार में देख लीजिए, तो बिहार में उसका बहुत ज्यादा बेस नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं किया। तो पब्लिक का जो सेंटिमेंट था, इनकम्बेंसी जो एंटी इनकम्बेंसी था, जो भी पार्टी गेंद पर आई है, तो ये पब्लिक के ऊर्जा की वजह से, पब्लिक के एंथुसियाज्म की वजह से। निश्चित रूप से ये रिजल्ट जनता का जनादेश है, इसमें पब्लिक का ही पूरा का पूरा रोल है, और उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमको बिल्कुल भी निष्ठापूर्वक इसको स्वीकार करना चाहिए और एक सहज स्वीकार करना चाहिए कि ये जनता का जनादेश है। लेकिन यहाँ शख्सियतें, व्यक्तित्व, चरित्र और मुद्दे, ये तमाम चीज़ जो है ये बहुत हावी रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बिहार के राजनीति में कम नहीं हुई है, और आज वो आपको रिजल्ट में दिख रहा है। और नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से जिस तरह का ग्राफ उनका डाउन हुआ था और लोग जैसा कि मानने लगे थे, उस ग्राफ को लेकर के, और जो लोगों की जो अपेक्षा थी, लोगों का जो एक जो प्रोफाइल कर लिया था नीतीश कुमार जी को, उसके बिल्कुल विपरीत जाके नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन रहा है आज। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने पुराने सहयोगियों को निपटाने में माहिर है, आप शिवसेना का हाल आप देख लीजिए, तो इसने कहीं ना कहीं ये जो दूसरे क्षेत्रीय छत्रप हैं, जैसे मैं वाईएसआर कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, जगन मोहन रेड्डी की बात कर रहा हूँ, नवीन पटनायक साहब की बात कर रहा हूँ। उड़ीसा में सुपड़ा साफ हो गया नवीन पटनायक का, वो बीजेपी नवीन पटनायक के कंधे पर बैठकर सत्ता में रही उड़ीसा में, और उसके बाद आज नवीन पटनायक साहब का सुपड़ा साफ हो गया। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी को लोग रिक्वेस्ट करते रहे, जनता ये अपेक्षा करती रही उनसे कि वो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की, चुप रहे। आज नतीजा उनके सामने है कि तेलुगु देशम पार्टी जो है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उसने एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है आंध्र प्रदेश की विधानसभा में हासिल किया है। और आपको मैं बता देता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू का जो स्वभाव है वो वास्तव में एनडीए से मेल भी नहीं खाता है। एनडीए तो आप छोड़ दीजिए, जो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि मीडिया ने नरेंद्र मोदी की गारंटी ही चलाया है, मोदी की गारंटी है, मोदी की छवि है, मोदी की पार्टी है, मोदी की जीत है। और दोपहर 12-1 बजे के बाद जब जेपी नड्डा साहब की फोटो मीडिया में चलने लगी थी, तो उसी वक्त हम लोगों को नतीजों का अंदाजा हो गया था कि अब जेपी नड्डा साहब की तस्वीर सामने आ गई है, तो इसका मतलब है कि अब मोदी के चेहरे का बचाव किया जाना शुरू हो गया है। संकेत बेहतर नहीं दिख रहे हैं एनडीए के पक्ष में। तो मोदी साहब की छवि को जो बचाने का प्रयास किया है, उसको अभी भी मीडिया उनकी छवि को बचाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ये एक कटु सत्य है कि निश्चित रूप से ये हार मोदी की हार है, भाजपा की हार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इंडिया शाइनिंग और फील गुड के नारों के साथ हुई थी। आज की जो हार है, ये नरेंद्र मोदी की हार है, अमित शाह की हार है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मुझे लगता है कि आप भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि मीडिया ने भाजपा को मिटा करके मोदी को पोर्ट्रे किया था। बिल्कुल, कहीं आपको इवन भाजपा के जो दूसरे नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो अनकंफर्ट थे, वो असहज महसूस कर रहे थे मोदी और शाह के जोड़ी के सामने में। और एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि अब तो इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आरएसएस मोदी के फेस को रिप्लेस कर सकता है। बिल्कुल,
देखिए ये बात अभी ये सूचना आ रही है, अब ये सूचना आने लगी है अंदर से कि नरेंद्र मोदी के फेस को रिप्लेस करके किसी दूसरे प्रधानमंत्री को सामने लाया जा सकता है, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अगर एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होता है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से, तो भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इतनी आसानी से इसको स्वीकार करेंगे। एक ऐसा आत्ममुग्ध व्यक्ति वो इतनी आसानी से इसको स्वीकार करेगा। भगदड़ मचने वाली है एनडीए में, भगदड़ मचने वाली है भारतीय जनता पार्टी में। कल का नज़ारा आप देखिएगा, सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए आपको नजर आएंगे। उसके ठीक विपरीत आपको विपक्ष कंसोलिडेट रहा है, एकजुट रहा है, और यही उसकी एकजुटता का नतीजा है कि आज परिणाम उसके पक्ष में आए हैं। भले ही वो अभी बहुमत से 10-12 सीटें दूर है, लेकिन कम से कम उसका मोराल इतना हाई है कि उसको ये उम्मीद है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का जो मौका है वो उसके तरफ से किसी को दिया जाए, और हम भी इस बात की आशा करते हैं। एक बार फिर हम इस कंक्लूजन को यही ख़त्म करना चाहेंगे। हमारे साथ चर्चा में फरमान साहब थे कि भारत एक उदारवादी लोकतंत्र के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है, और जिस तरह से पिछले 10 सालों में एक उन्मादी राष्ट्र के रूप में भारत को तब्दील करने की कोशिश की गई है, तो भारत की मिट्टी, भारत का स्वभाव नहीं है ऐसा। वो 10-12 साल 15 सालों तक तो किसी एक ट्रैप में आपके फंस सकती है, उग्र उन्माद में, उग्र राष्ट्रवाद में, उग्र धार्मिक उन्माद में फंस सकती है। लेकिन इसका जो खमीर है, इसकी जो मिट्टी है, और जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, उनके जो सपने हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो सीख है, नसीहतें हैं, भारत की जनता निश्चित रूप से आज भी उसको फॉलो करती है। हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और भारत पूरी दुनिया में जिस तरह एक उदारवादी लोकतंत्र के तौर पर अपनी पहचान रखता है, आज के इस नतीजों ने ये बता दिया है कि निश्चित रूप से आगे जो जनता मायूस हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी कि भारत का क्या होगा, भारत की छवि पूरी दुनिया में जिस तरह से धूमिल हो रही थी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो नई सरकार है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, वो नीतीश कुमार हो, खड़गे साहब हो, कोई भी हो, XYZ, वो 1-2 दिनों में और क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ नई आने वाली सरकार से कि वो भारत की जो ये उदारवादी परंपरा है, उदारवादी लोकतंत्र का जो स्वरूप है, उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वो पिछले 10 सालों में जो उस पर दाग लगा है, जो डेंट लगा है, उसको वो पॉलिश करके उसको बहुत बेहतर ढंग से पहले की तरह प्रोफाइल करने की कोशिश करेंगे। और अगर इंडिया गठबंधन भी सरकार में आता है, तो मेरी उस सरकार से भी यही अपेक्षा होगी कि कम से कम अब भारत को आप उस तरफ पोर्ट्रे करने का प्रयास मत करें, अन्यथा अगले चुनाव में नतीजे आपके खिलाफ जिस तरह आ जाए हैं, इससे शायद बदतर स्थिति आपकी हो जाए। क्योंकि भारत की जनता बहुत लिबरल है, उदारवादी है, और प्रेम, सद्भाव, सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहना जानती है, ईद और दिवाली एक साथ मनाना जानती है। तो मेरा ये संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। एक और अपील आपसे, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फरमान साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स के, जो हम दोनों के व्यूअर्स हैं, हम दोनों की ये जॉइंट कोशिश है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम लोग लेकर के आगे बढ़ें। और इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा आज के नतीजों को भी अगर आप देखेंगे तो जो वैकल्पिक मीडिया का अपना एक एग्जिट पोल था, कहीं ना कहीं वैकल्पिक मीडिया का जो आकलन था, अनुमान था, आज के नतीजे उस आकलन और अनुमान के बिल्कुल आसपास आपको दिखाई देते हैं। तो आज के इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को यहाँ तक लाने में वैकल्पिक मीडिया ने निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो हम भी अपने दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं कि उस वैकल्पिक मीडिया का हिस्सा बनने की जो हमारी मुहिम है, हमारा जो प्रयास है, उसमें हमको आपका नैतिक सहयोग चाहिए। तो आप से हम अपने नैतिक सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आशा है कि आप हमको निराश नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। फरमान साहब, देखिए, जहाँ तक आज हम लोग हैं इन्फॉर्मेशन एज में हैं, तो हम लोगों की ये छोटी सी प्रयास है कि हम लोग इंटरनेट बेस्ड जो जर्नलिज्म है उसको कर पा रहे हैं। और क्योंकि हम लोगों के पास 1000 करोड़ रुपया नहीं है पूरा स्टूडियो सेटअप करने के लिए और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को रखने के लिए, तो हमारे आपसे यही अपील है कि आप हमारे कंटेंट को, हमारे प्रयास को आप सराहें, और इसमें जो त्रुटि है उसमें आप हमें अपना सजेशन दें, आप हमें इम्प्रूव करने के लिए। और आपके भी जो मुद्दे आपके होंगे, प्रयास हमारे होंगे, तो हम तक लाने के लिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप हमारे इस काम को सराहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें अगर फाइनेंशियली और मोरली भी सपोर्ट कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल पे दिए हुए डिटेल्स के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, गुड नाइट।